मित्रों, जय माता की। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ की थी, जिसमें कि शादी में विलंब होने के विषय में मैंने कुछ उपाय दिए थे और उसमें मैंने गंडांत का एक विषय स्पर्श किया था। तो काफ़ी मित्रों के उसमें मुझे पिंग आए कि अगर गंडांत के विषय में अगर थोड़ा डिटेल में बताया जाए, यानी कि इसकी जो टेक्निकल सिग्निफिकेंस है, ये क्या है, क्यों होता है, गंडांत में प्रॉब्लम ही क्यों होती है, क्या ये किसी के लिए अच्छा भी है? तो आज इस विषय को टेक्निकल ग्राउंड पे हम टच करेंगे। तो इसमें सिर्फ टेक्निकल बात होगी, इसमें कोई उपाय नहीं होगा। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप मेरी वीडियो के चैट रूम में जाके और पूछ सकते हैं। अभी ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये हमारे ज़ोडिएक के जो 27 नक्षत्र हैं, जो अश्विनी से शुरू होके और रेवती तक आते हैं। तो इन नक्षत्रों का डायग्राम है। इसमें मैंने कुछ पोर्शन को डार्क ब्लू किया हुआ है आपके लिए समझने के लिए। तो इस ज़ोडिएक में चंद्रमा चक्कर लगाता है और वो 28 दिन में 30 दिन के आसपास इस एक चक्र को पूरा कर लेता है पृथ्वी के चारों तरफ। वैसे तो मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि जब सप्तमेश या शुक्र जैसे ग्रह, जो कि विवाह के लिए कारक होते हैं, अगर वो इस गंडांत फेस में आ जाएं, तो विवाह में अलग तरह के विलंब और बाधाएं उस तरह की पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो मूल विषय इस गंडमूल को, गंडांत को समझाने के लिए टच करेंगे, वो चंद्रमा से रिलेटेड है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा हमारी माता भी है। चंद्रमा से हमारा जो लिक्विड कैश, धन संपत्ति, ये सब भी सिग्निफाई होता है, इस सब का भी कारक है। तो और चंद्रमा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे ज़ोडिएक का, जो कि हमारे जीवन के जो डेली रूटीन के बहुत सी चीज़ें हैं, जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि बाकी ग्रह जो उनका मोशन, उनका जो चक्र है ज़ोडिएक का, वो बहुत स्लो है। जैसे शनिदेव है, 30 साल में पूरे ज़ोडिएक का एक चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति देव हैं, 12 से 13 साल में एक चक्कर लगाते हैं। सूर्य हैं जो वो पूरे साल में लगाते हैं, लेकिन चंद्रमा इस चक्कर को 30 दिन में ही पूरा कर लेता है। तो इसलिए चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है हमारे मन पे, हमारे धन पे, वो बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत वॉलेटाइल है। इस वजह से इस विषय को लेके चंद्रमा को ज़्यादा महत्ता दी गई। अब आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे यहाँ पे कि इसमें जो चंद्रमा का जो ट्रांज़िशन है, मीन राशि से जब मेष राशि में होता है। अब मीन राशि क्या है? मीन राशि जल तत्वीय राशि है और जो मेष राशि है, वो अग्नि तत्वीय राशि है। तो जब ज़ोडिएक में चंद्रमा का ट्रांज़िशन जल तत्व से अग्नि तत्व में होता है, तो उसमें चंद्रमा के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और ख़ास तौर पे जो रेवती और अश्विनी जो नक्षत्र हैं, इनके जो पद आपस में बहुत पास पड़ते हैं, उनमें इस चंद्रमा पे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक राशि 30 डिग्री की है। लेकिन अगर इस 13 डिग्री 20 मिनट को भी हम 4 पदों में डिवाइड कर दें, तो एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो उस वजह से जो चंद्रमा का जो ट्रांज़िशन जल तत्व से और अग्नि तत्व में प्रवेश हो रहा है, उस फ़ेज़ को चंद्रमा इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाता। इस वजह से इस फ़ेज़ को जातक के लिए, जातक की माता के लिए, जातक के पिता के लिए अलग-अलग ढंग से घातक माना गया है हमारे जो वैदिक ज्योतिष में। अब इसमें 3 तरह से 3 प्रकार के गंडांक होते हैं। जो पहले वाला है उसको मैंने 1 नंबर मार्क किया हुआ है यहाँ पे, जो कि रेवती से अश्विनी में होता है, और दूसरे वाला है जो अश्लेषा से मघा में होता है, और तीसरा जो है ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र में होता है। तो और तीनों के अलग-अलग प्रभाव हैं जातक पे। हर तरह से जातक के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पहले वाला है, ये जो गंडांक है, इसमें क्योंकि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहा है चंद्रमा, और रेवती से अश्विनी में प्रवेश कर रहा है,
तो इसका जो मुख्य मुख्य जो दुष्प्रभाव है, वो जातक के लग्न पे यानी कि स्वयं जातक के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। माता-पिता पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जातक पे इसका प्रभाव और बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, ऐसा अनुभव के हिसाब से देखने में आया है। अब इसमें एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जो नक्षत्र स्वामी है, मरकरी है, यहाँ पे बुध है और इधर अश्विनी का केतु है। और लाल किताब में ये बताया गया है कि ये दोनों जो ग्रह हैं, ये चंद्रमा के शत्रु हैं। तो ये भी एक कारण है कि गंडमूल में, गंडांक में चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जब चंद्रमा का ट्रांज़िशन इस प्रकार से इन 2 नक्षत्रों में और इनके विशेष पदों में होता है। तो वो अगली स्लाइड में मैं बताऊँगा आपको कि पदों में कैसे होता है। तो ये जो दूसरा गंडांक है, क्योंकि इसमें जो ट्रांज़िशन हो रहा है कर्क राशि से सिंह राशि में हो रहा है और आपको पता है कि लाल किताब के हिसाब से या जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो कर्क राशि या चौथा भाव जो हमारी कुंडली का है, वो माता का है। तो इसमें ऐसा देखा गया कि माता के ऊपर इस गंडांक का ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इस गंडांक का, जो ये दूसरे नंबर वाला है। माता के ऊपर उसका ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। जातक पे भी पड़ता है, पिता पे भी पड़ता है, लिक्विड कैश, मनी, काम कारोबार इन पे भी पड़ता है, लेकिन माता पे इसका बुरा प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। और जो तीसरे तरह के गंडांक है, इसमें चंद्रमा का प्रवेश ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र में हो रहा है और यहाँ ये वृश्चिक राशि से और धनु राशि में प्रवेश कर रहा है और आप सभी जानते हैं कि धनु राशि का जो संबंध है हमारे पूर्वजों से या हमारे पिता से है, तो इसलिए ये देखा गया है कि इस गंडांक का ज़्यादा दुष्प्रभाव पिता के ऊपर ज़्यादा पड़ा हुआ देखा गया है। जातक के भाग्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता ज़्यादा देखा गया है। अब आ जाइए इसमें और अगर आप थोड़ा डीप डाइव करें, जो नेक्स्ट स्लाइड में, ये मैंने आपके लिए बनाई है स्लाइड, तो इसमें मैंने क्या किया, जो आपने पीछे देखा एक-एक नक्षत्र जो देखा था आपने कि रेवती से अश्विनी तक, तो ये पूरा जो फेज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये 4 पद जो हैं, ये रेवती नक्षत्र के पद हैं। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं और राशि मीन राशि है और यहाँ पे मैंने बनाया अश्विनी नक्षत्र और इसके भी 4 पद हैं, जिसके कि स्वामी केतु देव हैं मेष राशि में। तो इसके जो 4 पद हैं, अब जो पूरा नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का है, लेकिन जो इस एक नक्षत्र का एक पद है, इसको अगर 4 से आप भाग देंगे, तो 3 डिग्री 20 मिनट निकल के आएगा। तो ऐसा देखा गया, खास तौर पे इस पहले गणनांक में, कि जब चंद्रमा का ट्रांज़िशन रेवती नक्षत्र के चौथे पद से अश्विनी नक्षत्र के पहले पद में होता है, यानी कि इस 3 डिग्री 20 मिनट प्लस 3 डिग्री 20 मिनट, जो कि 6 डिग्री 40 मिनट बनता है। तो इतने समय का जो ट्रांज़िशन है, ये जातक के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, जातक के पिता के लिए भी घातक होता है। बाकी जो 3 पद हैं, उसमें इतना अशुभ प्रभाव नहीं देखा गया या इसमें शुभ प्रभाव ज़्यादा देखे गए। लेकिन जो रेवती का जो चौथा पद है और अश्विनी का पहला पद है, इसमें दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे गए इस गंडांक फेस में, जो कि इन 2 राशियों में होता है। अब जो दूसरा फेज़ है, उसमें जो असरात हैं, जो मैंने बताया था आपको कि कर्क राशि से सिंह राशि में जो ट्रांज़िशन होता है चंद्रमा का, तो इसमें भी गंडांक के असर देखेंगे और इसमें क्योंकि ये जो कर्क राशि है, माता की राशि है, तो इसमें माता पे ज़्यादा बुरे प्रभाव देखे गए क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चौथा घर है, आपके भूमि, भवन, वाहन और घर के सुखों का भी है, तो इसलिए धन और इस प्रकार के जो आपके भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उनमें भी इसके दुष्प्रभाव देखे गए। तो इसलिए इसको उस एस्पेक्ट से बुरा माना गया, इस गणनांक में, जब आपका चंद्रमा ख़ास इस फ़ेज़ में आ जाए, जो कि आश्लेषा का जो चौथा पद है और सिंह राशि का यानी कि मघा नक्षत्र का जो पहला पद है, अगर चंद्रमा इस फ़ेज़ में पड़ जाए, तो यहाँ पे उसके उस तरह से माता या धन संपत्ति पे या आपके जीवन के जो सुख सुविधाएँ हैं, उस पे ज़्यादा दुष्प्रभाव देखेंगे। अब जो तीसरे प्रकार का जो गणनांक है, जो कि ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र में होता है, इसमें भी
दुष्प्रभाव देखे गए बहुत ज़्यादा, लेकिन पिता पे इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा होते हैं, जातक पे और माता पे इतने ज़्यादा नहीं पाए गए। और मित्रों, गंडांक में एक और बात बहुत अच्छे से नोटिस की गई और मैंने अपने गुरुओं से भी सीखा, वैदिक गुरुओं से, कि जो फीमेल चाइल्ड होते हैं, अगर उनका जन्म दिन के समय हो और जो मेल चाइल्ड हैं, बालक हैं, उनका जन्म रात को हो, तो उनमें जो गंड दोष है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और इसके विपरीत जो असर उल्टा होता है, यानी कि अगर मेल चाइल्ड दिन में पैदा हो और फीमेल चाइल्ड जो रात में पैदा हो, तो उनमें असर इसके ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये था जो मोटा-मोटा लब्बो-लुभाव गंडमूल का, गंडांत का या गंडदोष का, कि चंद्रमा का जल तत्वीय राशि से अग्नि तत्वीय राशि में प्रवेश करना और जिन नक्षत्रों में से चंद्रमा का ट्रांज़िशन हो रहा है, वो नक्षत्रों के स्वामी उसके शत्रु ग्रह हैं, यानी कि केतु और बुध हैं। तो ये मेन क्रक्स है इस गंडमूल दोष के पीछे का। बाकी ये भी सुनने में आया है कि जो पहले फ़ेज़ का जो गंडांत होता है, ये वाला जो मैंने रेवती और अश्विनी का, कि जो बालक अगर इस गंडांत को, इस ट्रांज़िशन को अगर जो बालक सहन कर जाए या जो सर्वाइव कर जाए, तो कहते हैं कि उसको राजयोग होता है, यानी कि वो राजा के समान बनता है जो बालक। तो मित्रों, ये था मेरा छोटा-सा गंडमूल दोष के ऊपर मेरा अपना छोटा-सा प्रयास। आशा करता हूँ कि आपको इसमें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जय माता की, आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, फिर मिलेंगे।